बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम थर्ड ईयर का स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी, थर्ड ईयर की पैथोलॉजी ब्लॉक नंबर 7। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूएचएस हमारे पास क्या है ब्लॉक 7। ब्लॉक 7 में हम कवर करेंगे, पहले हमारे पास है फाउंडेशन मॉड्यूल। फाउंडेशन में आई ट्राई के हम पैथोलॉजी कवर करें और इसके फिर हम फार्माकोलॉजी करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ब्लॉक 7 में जो पैथोलॉजी है उसकी अगर फॉर सपोज़ हम डिवीज़न की बात करें तो एक हमारे पास है पैथोलॉजी में हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास हेमाटोलॉजी जो कि हमने पढ़नी है आज इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, देन वी हैव जनरल पैथोलॉजी भी है, और फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो पूरा लाइक जो इसके स्केड्यूल के मुताबिक हमें इम्यून सिस्टम वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है ब्लॉक 7 के फाउंडेशन में। ठीक है, तो अगर फॉर सपोज़ हम बात करते हैं पैथो में हेमाटोलॉजी की। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 चैप्टर्स हैं। अगर फॉर सपोज़ हम पैथोमा से करें तो ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं। एक तो हमें हीमोस्टेसिस करना है, ठीक है, फिर वी हैव एनीमियास, देन वी हैव डब्ल्यूबीसीज के रिलेटेड हमारे पास जितनी भी जो है वो डिजीज़ हैं लाइक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा वगैरह। ठीक है, तो जो तीनों हमारी सेल लाइंस हैं इनको हम जब स्टडी करेंगे, इनकी पैथोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, लाइक जो है वो हीमोस्टेसिस है जो सबसे पहला हमारे पास है प्लेटलेट्स का। देन वी हैव एनीमियास जो कि रिलेट करती हैं हमारी आरबीसी से। देन वी हैव ल्यूकीमियास एंड जो है वो लिम्फोमास जो कि हमारी डब्ल्यूबीसी से रिलेट करती हैं। ठीक है, इनकी वजह से होती हैं ऑब्वियसली इनके जो है वो डिसऑर्डर्स हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला है वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो है वो हमारे पास प्लेटलेट्स में जो इसकी जो डिसऑर्डर है वो है हीमोस्टेसिस। ठीक है, जो लाइक चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 4 है, किसका, पैथोमा का। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ आर डेफिनेशन कि हीमोस्टेसिस है क्या। हीमोस्टेसिस हमारे पास क्या है कि कभी भी अगर फॉर सपोज़ हमें कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम वो ब्लड खुद ही रुक जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्लड खुद ब खुद रुक गया है, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली मैकेनिज्म है पूरा। हेमोस्टेसिस क्या है, प्रोसेस बाय विच बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। ठीक है, एक इंजरी हुई है, इंजरी के बाद हमारी बॉडी खुद ब खुद जो ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, द प्रोसेस इज सेड टू बी हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में हमने चीज़ें पढ़ी थी वो हमारा ब्लड मॉड्यूल था, जिसमें हमने ये सारा लाइक पढ़ा था कि किस तरह से हीमोस्टेसिस होता है। ठीक है, तो अगर फॉर सपोज़ हमारे पास ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पे कोई कट लग गया है, कट लगने के बाद अब ऑब्वियसली कट लगने के बाद यहाँ से पूरा ब्लड जो है वो हमारा जो है वो बह रहा है। ठीक है, अब इसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस अगर हम देखें, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म का मतलब क्या है, वेस्कुलर स्पाज्म मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल है वहाँ पे उस एरिया की वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, इस वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर सकें। जब वहाँ पे वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेटलेट प्लग जो फॉर्म होता है, इस प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन का क्या मकसद है, इट इज़ एक्चुअली हमारे पास प्राइमरी जो है वो हीमोस्टेसिस हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, प्लेटलेट प्लग जो है वो फॉर्म होता है, दैट इज़ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट प्लग बनेगा। अब एक्चुअली होगा ये कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आगे स्टिक करेंगी टू द इंजरी साइड और वो टेम्प्ररी एक क्लोट जो है वो बना देंगे। लाइक हमारे पास प्लेटलेट्स हैं पूरे,
ये प्लेटलेट्स आके यहाँ पे इंजरी वाली साइड पे आके जुड़ जाएंगे, यहाँ पे स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, ताकि टेम्पररली इस एरिया को कवर किया जा सके, यहाँ से ब्लड ब्लीडिंग ना होने दें, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट प्लग बन गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्लोटिंग कैस्केड या फिर कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक प्रॉपर जो है वो स्टेबल क्लॉट जो है वो बनता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कैस्केड, कोएगुलेशन कैस्केड का इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेबल जो है वो क्लोट बनता है। अभी जो स्टेबल क्लोट है ये कैसे बनेगा, बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस बनेंगे, रिएक्शंस होंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि स्टेबल क्लोट बनेगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये क्या करेंगी, ये बेसिकली हमारे फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिनोजन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। तो फिब्रिनोजन हमारे पास क्या होता है, इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और इनएक्टिव स्टेज में होता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है, इस पूरे केमिकल कैस्केड में फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करना होता है फिब्रिन में, ठीक है। अभी जो फिब्रिन है ये क्या होता है, हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल होता है और ये एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये जब इनसोल्यूबल है तो ये क्या करेगा, एक स्टेबल क्लोट जो है वो बना देगा, और जब एक स्टेबल क्लोट बन जाएगा इस वाली जगह पे, तो एज अ रिज़ल्ट होगा ये कि ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी, उस एरिया को हमने पूरा सील कर दिया है, ठीक है। पहले हमने एक टेम्प्ररी कोई चीज़ लगा दी थी, ठीक है, लेकिन अगर फॉर सपोज़ वो स्टेबल नहीं हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वो खुद ब खुद ब्लीडिंग अगेन जो है वो स्टार्ट होगी। तो उसके लिए लाजमी है कि हम इसको पूरा सील करें, एंड सीलिंग के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है, दैट इज़ के कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, एंड द प्रोसेस इज सेट टू बी कोएगुलेशन कैस्केड, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, ठीक है। देन अगेन हमारे पास क्या होगा कि अच्छा, क्लोट बन गया, ठीक है। क्लोट बनने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे रिपेयर किया जाए इस टिश्यू को, ठीक है। अब रिपेयर कैसे होगा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी सेल्स की, और वो डिवाइड करेंगे, एंड देन हमारे पास क्या होगा, इस जो है वो रिपेयरिंग होगी, ठीक है, से जो है वो टिश्यू की, ठीक है। तो क्लोट क्या होगा, पहले जो है वो टाइट हो जाता है, और टिश्यू जो है वो रिपेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोट रिट्रैक्शन, क्लोट रिट्रैक्शन एंड टिश्यू रिपेयर, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हमारे पास क्लोट जो है वो रिट्रैक्ट होगा, यानी कि वो टाइट हो जाएगा उस एरिया पे, और वहाँ पे जो टिश्यू है उसका रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। देन वी हैव द फाइनल स्टेज दैट इज फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस में क्या होता है, अब हमने यहाँ पे रिपेयर कर दिया टिश्यू को, टिश्यू बन चुका है, लाइक पूरा ये सही हो चुका है, यहाँ पे कोई भी कट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने क्लोट बनाया है उस क्लोट को तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। तो फिब्रिनोलाइसिस का क्या मतलब होता है कि ब्रेक डाउन, क्लोट ब्रेक करेंगे, ठीक है, और जो है वो जैसे हीलिंग हो जाएगी, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट क्लोट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नॉर्मल स्टेजेस हैं हमारी हीमोस्टेसिस के, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म का क्या मतलब होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक है, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। देन वी हैव प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है कि प्लेटलेट्स उस एरिया पे, साइट ऑफ इंजरी पे आके स्टिक कर जाते हैं, वहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, ताकि एक टेम्पररी क्लोट बनाया जा सके, ठीक है, टेम्पररी और वीक क्लोट बनाया जा सके। देन वी हैव दिस सेकेंडरी जो है वो हीमोस्टेसिस होता है, दैट इज़ कोएगुलेशन कैस्केड, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इन केमिकल रिएक्शन का सोल पर्पस क्या होता है, दैट इज़ टू कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ठीक है। फिब्रिनोजन हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और एक इनएक्टिव स्टेट होती है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमने वाटर इनसॉल्युबल में, ठीक है, और दैट इज़ फिब्रिन, ठीक है, उसमें जो है वो कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोट की रिट्रैक्शन होती है और टिश्यू रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। देन वी हैव फिब्रिनोलाइसिस, जो हमने एक क्लोट बनाया है उस क्लोट को हमने तोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा हीमोस्टेसिस की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो देखनी क्या है, जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं हीमोस्टेसिस के, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि या तो क्लोट नहीं बन रहा, ठीक है,
या फिर ऐसा है कि हमारे पास जो है वो अब अगर क्लोट नहीं बन रहा, ठीक है, तो उसमें रीज़न क्या हो सकता है कि प्लेटलेट का इशू हो सकता है, ठीक है, प्लेटलेट का कोई मसला है कि प्लेटलेट वहाँ पे एग्रीगेट नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो जो कोएगुलेशन कैस्केड है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें किसी भी पॉइंट पे कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोट नहीं बनेगा और ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। तो ये क्या है, दो हमारे पास जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। वी हैव प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनमें प्लेटलेट इन्वॉल्व होंगे। प्राइमरी हीमोस्टेसिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स, ठीक है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे, लाइक अगर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की कोई भी डिसऑर्डर होगी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका कोई भी जो है वो इशू हो सकता है, ठीक है। देन अगर जो है वो डिसऑर्डर्स है ना हीमोस्टेसिस के, ठीक है, उनमें उनमें या तो क्लोट नहीं बन रहा, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोट बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कोएगुलेबिलिटी। और हाइपर कोएगुलेबिलिटी में फिर हमारे पास क्या होता है, जब क्लोट ज़्यादा बन चुका है तो फिर क्या होगा, अगेन किसी भी पॉइंट पे ब्लीडिंग हो सकती है। अब इसका कॉज क्या है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, तीन तरह की डिसऑर्डर्स जो हो सकती हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, तीन तरह के हो सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है, वी हैव प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस की डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। एंड देन वी हैव हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। अच्छा, पहले हम ना क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो कुछ डिटेल्स रहती हैं हीमोस्टेसिस की, वो करनी है, ठीक है। तो हीमोस्टेसिस के जो डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उनकी अगर हमें क्लासिफिकेशन देखें तो तीन हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिसऑर्डर हो सकता है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का, और हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो सकती है। अब जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है इसमें दो चीज़ें आती हैं, वी हैव क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स एंड वी हैव क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। अब क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव हमारे पास क्वांटिटी ही कम है प्लेटलेट्स की, प्राइमरी ऑलवेज इन्वॉल्व्स प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लेटलेट का मसला है, प्लेटलेट प्लग नहीं बन रहा, ठीक है, प्लेटलेट प्लग नहीं बन रहा, उसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास क्या है, क्वांटिटी कम है प्लेटलेट्स की, और जब प्लेटलेट्स हैं ही कम, ठीक है, तो कहाँ से वो जाके प्लेटलेट प्लग बनाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली एक एग्रीगेशन रिक्वायर्ड है, एक प्लेटलेट दो प्लेटलेट से काम तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर जो है वो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स रिक्वायर्ड होगा उस वुंड को क्लोज करने के लिए, एरिया को सील करने के लिए, नॉट फॉर सीलिंग बट जो है वो टेम्परेली उसको बंद करने के लिए। तो अगर क्वांटिटी कम है प्लेटलेट्स की, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट कम है हमारे पास। देन वी हैव क्वांटिटेटिव जो है वो ओके, दिस इज क्वांटिटेटिव। वी हैव क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स। क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या है, कोई स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक इसमें दो डिसऑर्डर्स आती हैं, वी हैव बर्नर्ड सोलियर एंड ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो कुछ स्पेसिफिक और भी चीज़ें हैं जिसमें प्लेटलेट की पूरी ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एक जनरल सा ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है जब हमने क्लासिफिकेशन नहीं की होती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव में दो चीज़ें आ जाती हैं, वी हैव बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम एंड देन वी हैव ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है, इसका भी आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो है वो चार जो है वो अलग डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। देन वी हैव सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, कोएगुलेशन कैस्केड का जो है वो प्रॉब्लम होगा। अब कोएगुलेशन कैस्केड में हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक है एंड इंट्रिंसिक पाथवे है, वो हम जो है वो इंशाल्लाह उसको भी ऐड करते जाएंगे। देन वी हैव हाइपर कोएगुलेबिलिटी, इसमें भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें हैं हमने करनी थी, लाइक करनी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिफोर क्लासिफिकेशन, बिकॉज क्लासिफिकेशन जब मैं स्टार्ट करा रही हूँ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बतानी ज़्यादा ज़रूरी थी, लाइक अगर फॉर सपोज मैं डिसऑर्डर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू करती जाऊँ, लाइक एक जनरलाइज सा ओवरव्यू, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमने पढ़नी है, अब हमने हीमोस्टेसिस की जो चीज़ें थी वो हमने देख ली ना। हीमोस्टेसिस में हमने कहा था कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनेगा,
लाइक जो है वो प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो होती है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक बाकायदा एक क्लोट जो है वो स्टेबल क्लोट जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फॉर सपोज ये मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो ब्लड वेसल है, यहाँ पे फॉर सपोज कट लगा है, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे जब वो इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंजरी वाला एरिया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये ब्लड वेसल है ना, इसके सराउंडिंग में क्या है, हमारे पास सब एंडोथीलियल टिश्यू है, सब एंडोथीलियल टिश्यू, ठीक है। अब इस सब एंडोथीलियल टिश्यू का क्या होता है, कोलेजन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका कोलेजन, ठीक है, सब एंडोथीलियल टिश्यू का कोलेजन। अब होगा ये कि इंजरी होने के बाद हमने क्या कहा था, इंजरी होगी तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी है, वो यहाँ पे कि प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एग्रीगेट होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें स्टेप वाइज अगर फॉर सपोज हम देखें तो सबसे पहले क्या होगी, प्लेटलेट की एडहेजन होगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एडहियर करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट एडहेजन, ठीक है। फिर क्या होंगे कि प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेशन के बाद हमारे पास क्या होंगे, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, ठीक है। अब इसमें स्टेप वाइज अगर फॉर सपोज हम चलें तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होती है, प्लेटलेट्स की एडहेशन। अब एडहेशन में क्या होगा कि सारे जो प्लेटलेट्स हैं, यहाँ पे कट लगा, कोई भी जो है वो सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दो सिग्नल्स ये हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक रोड जो है वो बना देंगे, लाइक इसको बंद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक बॉन्ड तो बनना है ना, एक लिंक बनना है, और वो लिंक किसके दरमियान में बनेगा, वो लिंक बनेगा कोलेजन के दरमियान में, जो सब एंडोथीलियल टिश्यू का कोलेजन है, और ये हमारे पास प्लेटलेट है, इनके दरमियान में क्या होगा, एक बॉन्ड जो है वो बनेगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट। होगा ये कि हमारे पास ये जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, कि रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b, GP1b, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, कि रिसेप्टर होता है, और ये जो रिसेप्टर है ये अटैच करेगा विद कोलेजन, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में एक और चीज़ भी होती है जो कि एक्ट करती है एज अ ब्रिज, दैट इज़ वॉन विलीब्रांड फैक्टर, ठीक है, वॉन विलीब्रांड फैक्टर, ठीक है, जो क्या करेगा, एज अ ब्रिज जो है वो एक्ट करता है बिटवीन सब एंडोथीलियल टिश्यू कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है। इनके दरम्यान में एक ब्रिज के तौर पर एक करता है हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है, क्योंकि आगे इसकी भी एक डिजीज़ आनी है जो कि हमें इम्पोर्टेंट है, हमें पता हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे इंजरी लगी थी, इंजरी हुई थी, इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या था, सब एंडोथीलियल टिश्यू था। ये प्लेटलेट सबसे पहले क्या करेंगे, अडहियर करेंगे, एक रोड जो है वो बना देंगे इस एरिया पे, ठीक है। अब जब एक रोड बन जाएगा तो उसमें ऑब्वियसली एक जो है वो उनको जो है वो बॉन्ड तो करना है। अब ये बॉन्ड किसके साथ करेंगे, ये हमारे पास प्लेटलेट्स अडहियर करते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, किसके साथ, कोलेजन के साथ, सब एंडोथीलियल टिश्यू कोलेजन के साथ। लेकिन अब इसमें होता ये है कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, इनके पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 1b। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b है, ठीक है। इसका जो है वो अटैचमेंट होगी किसके साथ, वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ, और वो फिर इन टर्न जो है वो अटैच होता है विद कोलेजन। सो ग्लाइको वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन जो है वो सब एंडोथीलियल टिश्यू कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1b, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स के दरमियान, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि वॉन विली ब्रांड फैक्टर का काम क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास प्लेटलेट की एडहीजन हुई, ठीक है, एडहीजन हुई, एक रोड जो है वो बन गया। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप था, दैट वाज प्लेटलेट की एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन कैसे होगी, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं इनके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स होती हैं, ठीक है, 3 तरह के ग्रेन्यूल्स जो वो प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, देन वी हैव डेंस ग्रेन्यूल्स, और फिर हमारे पास होते हैं लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास हैं डेंस ग्रेन्यूल्स। इन डेंस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास,
जो है वो चीज़ें होती हैं, लाइक वी हैव एडीपी या फिर एटीपी, कैल्शियम होता है, एपिनेफ्रिन होती है एंड सेरोटोनिन, ठीक है। एडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडीपी कैल्शियम होता है एंड सेरोटोनिन होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जो सराउंडिंग, जैसे ही ये लाइक ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, डेंस ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेंगे जो है वो कैल्शियम को, एडीपी वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग प्लेटलेट्स थे जो ब्लड में प्रेजेंट हैं, सारे क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये एक्टिवेट होंगे तो एक्टिवेट होने के बाद ये सारे यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। अब ये एग्रीगेशन कैसे होती है, प्लेटलेट तो प्लेटलेट होती है, यहाँ पे ये प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं इनके दरम्यान में क्या होगी, ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो अटैचमेंट है बिटवीन टू प्लेटलेट्स, ठीक है, इसमें हमारे पास जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, ठीक है। तो वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, जो कि इन्वॉल्व हैं किसमें, हमारे पास जो है वो एग्रीगेशन में, ठीक है। तो एग्रीगेशन में जो हमारे पास रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, और जो हमारी अडहेजन में जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b का क्या काम था, प्लेटलेट की एडहेजन कराना, और ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का क्या काम था, जो है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक जो है वो एक रफ सा काइंड ऑफ ओवरव्यू था किसका, जो है वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का। यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट प्लग जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब होगा ये कि हमने जो है वो दो डिजीज़ेस पीछे जो है वो देखी थी, ठीक है। दो चीज़ें जो है वो पीछे हमने देखी थी। एक हमने कहा था कि हमारे पास जो वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं एंड वी हैव क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स। अच्छा, हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स एंड क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। क्वालिटेटिव में क्या चीज़ें थी कि एक दो हमने जो है वो चीज़ें, दो कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है। एक था हमारे पास बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा हमारे पास था ग्लेंज़मैन थ्रोम्बस्थीनिया, ग्लेंज़मैन थ्रोम्बस्थीनिया। अब जो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है इसमें हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 1b जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अब जब ग्लाइकोप्रोटीन 1b एब्सेंट है तो इसका काम क्या था, हमारे पास प्लेटलेट की एडहीजन कराना, ठीक है। तो एडहीजन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। जब प्लेटलेट की एडहीजन नहीं होगी तो इन टर्न क्या होगा, क्लोट नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप नहीं हो रहा, तो पूरा जो पाथवे है उस पर क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हमारे पास था वी हैव ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया में हमने जो चीज़ देखी है वो हमारे पास होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं इनकी एग्रीगेशन जो है वो नहीं हो पाती, लाइक दो प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जो लाइक वो अटैच होते हैं वो नहीं हो पाती एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन जब नहीं हो रही तो हमारे पास जो रिसेप्टर है जो कि यहाँ पे डेफिशिएंट है, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्रीगेशन है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। जब एग्रीगेशन डिफेक्टिव है तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक डिसऑर्डर है दैट इज़ ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी में जो है वो क्वालिटेटिव भी आ गए, क्वांटिटेटिव भी आ गए। प्राइमरी में क्या है, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हैं, क्वालिटेटिव में प्लेटलेट्स की क्वालिटी ख़राब है। अब क्वालिटी कैसे ख़राब है, लाइक जब हमारे पास जो है वो वी कैन से कि इनहेरिटेड है ऑब्वियसली। अब इसमें क्या है कि या तो हमारे पास जो वो प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स में या तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b नहीं है या फिर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b या एब्सेंट है तो एडहेजन नहीं हो रही, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a एब्सेंट है तो हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन नहीं हो रही। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स आ गए, वी हैव बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम एंड देन वी हैव ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्थीनिया। फिर क्वालिटेटिव आ गए, क्वालिटेटिव में प्लेटलेट्स का काउंट क्या है, कम है, ठीक है। जब प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिक्रीज है तो क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या होंगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगी, क्लोट नहीं बन रहा, ठीक है। अगर फॉर सपोज हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस की डिसऑर्डर्स को अब डिस्कस करें, लेकिन उनको ओवरऑल जो है वो क्लासीफाई करें, तो हमारे पास क्या है, दो तरह के जो है वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं किसमें, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के, ठीक है। इनमें हमारे पास जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव भी आ गए हैं और क्वांटिटेटिव भी आ गए हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव में वही बात, बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम एंड ग्लांड्समैन सिंड्रोम। क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटी अगर कम हो प्लेटलेट्स की तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हमारे पास जो है प्लेटलेट्स को शो करते हैं, और पीनिया मीन्स डिक्रीज्ड जो है वो काउंट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिवली जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे पास कम है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो डिसऑर्डर्स हैं वो 4 तरह के जो है वो हैं, ठीक है, जो हमारी बुक में है। वी हैव हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वी हैव थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, देन वी हैव हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड देन वी हैव इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अब इसमें होगा ये कि सब में प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ में थ्रोम्बाई जो है वो बन गए हैं। अब प्लेटलेट सारे यूज़ हो गए ना उन क्लोट्स को बनाने में, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लेटलेट्स का ओवरऑल काउंट ब्लड में कम है, ठीक है। ज़्यादा क्लोटिंग की वजह से भी ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ज़्यादा क्लोटिंग की वजह से भी ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब ज़्यादा क्लोटिंग हो रही है, ज़्यादा थ्रोम्बाई बन रहे हैं, ठीक है, उन सब में हमारे सारे प्लेटलेट्स यूज़ हो चुके हैं या फिर हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स यूज़ हो चुके हैं। जब हमने क्लोटिंग फैक्टर्स को यूज़ कर लिया, हमने अपने प्लेटलेट्स को यूज़ कर लिया, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा, फैक्टर्स का काउंट कम हो जाएगा। और अगर किसी और एरिया ऑफ द बॉडी में इंजरी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होती जाएगी, बिकॉज वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं हैं जो कि आगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस करें। वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंट हैं जो कि आगे जो है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस करें और स्टेबल जो है वो क्लोट बनाएं, ठीक है। then we have hemolytic uremic syndrome, another जो है वो quantitative disorder, sorry। then we have immune thrombocytopenic purpura, ठीक है। तो ये चारों हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम जो है वो सारों को कवर करेंगे, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती कैसे है, उसके थोड़े से लाइक पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह लाइक ओवरऑल विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिजीजेस, ठीक है, जितनी भी पैथोलॉजीज हैं वो करनी है, ठीक है। था कि हमें हमें जो है वो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि देखनी है, ठीक है। जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, इसमें एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास कोएगुलेशन कैस्केड जो है एक्टिवेट होता है। अब कोएगुलेशन कैस्केड हमारे पास जो है वो 2 तरह का है। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक पाथवे होता है और दूसरा हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। वी हैव इंट्रिंसिक पाथवे एंड देन हमारे पास दूसरा क्या था, देन वी हैव एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे इज़ द लॉन्गेस्ट पाथवे, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक हमारे पास क्या होता है, छोटा सा पाथवे होता है। अब इसमें जो है वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्टिवेट करती हैं इंट्रिंसिक पाथवे को और क्या चीज़ें हैं जो कि एक्टिवेट करती हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को। अब जब टिश्यू में लाइक कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, टिश्यू जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फैक्टर, ठीक है। तो टिश्यू जब भी डैमेज होगा तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, और उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर 3, ठीक है। ये फैक्टर 3 जब ये प्रोड्यूस होता है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो एक्टिवेट करेगा हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को। अच्छा, जो एंड रिज़ल्ट है दोनों का वो क्या है, वो हमारे पास यही है कि फिब्रिनोजन फैक्टर 1 को कन्वर्ट करना इनटू फिब्रिन, ओके। अच्छा, जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसको कौन स्टार्ट करवाता है, इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट कराता है हमारे पास सब एंडोथीलियल कोलेजन, ठीक है। लाइक जब भी कोई भी कट लगेगा तो हमारे पास जो नीचे सब एंडोथेलियल टिश्यू था उसका कोलेजन जो है वो क्या करता है, जब उसके साथ इन कांटेक्ट आती हैं हमारी चीज़ें तो वो क्या करता है, वो स्टार्ट करवा देता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सब एंडोथेलियल कोलेजन जो है वो epithelial collagen is responsible for initiating or activating intrinsic pathway। अब अगर फॉर सपोज हम साथ साथ लाइक इसको करें तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है, सब एंडोथेलियल कोलेजन ने क्या किया, सबसे पहले एक्टिवेट करा इंट्रिंसिक को। कैसे एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास है फैक्टर 12 इनएक्टिवेटेड स्टेज में था, ये कन्वर्ट होगा इनटू एक्टिवेटेड स्टेज, ठीक है। फैक्टर 12 जब एक्टिवेट होगा तो ये खुद हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करता है फैक्टर 11 को, ठीक है। फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। फैक्टर 11 एक्टिवेट होकर ये क्या करता है, ये हमारे पास फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फैक्टर 9 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाता है तो यही फैक्टर 9 आगे चल के हमारे पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, ठीक है।
अब फैक्टर 9 बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 8 और उसके साथ साथ कैल्शियम आयंस, ठीक है, इनको यूज़ करके क्या करेगा, हमारे पास कन्वर्ट करेगा और एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है तो ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ये क्या करता है, ये हमारे पास कन्वर्ट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है और एक्टिवेट करता है इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हमारे पास क्या है, फैक्टर 2 है, तो वी आर सेइंग कि हमारे पास फैक्टर 2 को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब जो फैक्टर 10 है वो बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 एक्टिवेटेड फैक्टर 5 एंड कैल्शियम आयंस, ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। एंड देन ये जो थ्रोम्बिन होता है ये कन्वर्ट करता है हमारे पास फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू फिब्रिन, ठीक है। तो फैक्टर जो 2 है थ्रोम्बिन वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन हमारे पास क्या है, फिब्रिनोजन है हमारे पास हमारा फैक्टर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, दिस वाज अ इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, क्या चीज़ें आई हैं हमारे पास, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट कैसे किया गया। इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ जब हमें इंजरी हुई थी, सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हुआ, ठीक है। ये जो एक्सपोज्ड कोलेजन है इसने क्या किया, एक्टिवेट किया फैक्टर 12 को। फैक्टर 12 एक्टिवेट होने के बाद जो है वो फैक्टर 11 को एंड देन 9 को, 9 जो है वो 8 की हेल्प से 10 को, 10 5 की मदद से फैक्टर 2 दैट इज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन एंड देन वी हैव फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ठीक है। नाउ वी हैव टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारे पास क्या करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करता है। अभी जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका बहुत ही इजी लाइक होता है कि ये जो है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे पास फैक्टर 7 को। फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट होगा। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है ये क्या करता है, ये हमारे पास आगे आके एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, ठीक है। तो ये हमारे पास आके एक्टिवेट करता है फैक्टर जो है वो 10 को जो है वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। फैक्टर 10 को ये आके क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा तो ओवरऑल वही कॉमन पाथवे जो है वो हमारे पास चलता है एंड देन फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिब्रिन में, ठीक है। तो अब हमारे पास होगा ये कि अगेन इंट्रिंसिक पाथवे है और एक्सट्रिंसिक पाथवे है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, लंबा पाथवे इज इंट्रिंसिक पाथवे एंड जो छोटा वाला है दैट इज आर एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व फैक्टर 7। फैक्टर 7 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैक्टर 7 जो वेट कैसे है, बाय द हेल्प वो प्लान, ठीक है। अब फिर वो कन्वर्ट जो है वो आगे डायरेक्टली फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है एंड फिर हमारे पास जो है वो ओवरऑल ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो लास्ट चीज़ थी जो कि हमने और देखनी थी, दैट वाज आर कि हमने कहा था कि जो है वो क्लोट बन गया, अब क्लोट की रिजॉर्प्शन होनी है, ठीक है, उस क्लोट को तोड़ना है, ठीक है। तो उस क्लोट को तोड़ने के लिए जो हमारे पास ये होता है कि प्लाज्मिनोजन जो है वो एक प्रोटीन है हमारे पास जो कि कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, और वो जो प्लाज्मिन है ये क्या करता है, ये हमारे पास पूरे जो क्लोट है उसको ब्रेक करता है। तो फिब्रिनोलाइसिस लाइक फिब्रिन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं लाइक उनको जो है वो ब्रेक करने का काम किसका होता है, प्लाज्मिन का होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होता है इनटू प्लाज्मिन, प्लाज्मिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होती है, फिब्रिनोलाइसिस होती है, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज हम देखें हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स को, ठीक है, तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, ओके, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें हमारे पास आ जाते हैं सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, एक है हमारे पास हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, इसमें क्या होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है।
फैक्टर 8 जो है वो डेफिशिएंट होता है, ठीक है, हीमोफीलिया ए में। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कोएगुलेशन फैक्टर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वी हैव हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में क्या होता है, फैक्टर 9 जो है वो डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर डिजीज़, ठीक है, कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर डिजीज़, ठीक है। अभी जो कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर डिजीज़ होता है इसमें क्या है, सिंपली ओवरऑल डिजीज़ से ही पता लग रहा है कि जितनी हमारी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको हमने इनहिबिट कर दिया है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जब कोएगुलेशन फैक्टर्स हमारे पास इनहिबिटेड हैं तो क्या होगा कि हमारे पास हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, लाइक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो क्या होगी, डिफेक्टिव होगी, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है वो क्या होता है, फैक्टर 8 जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है विटामिन के की डेफिशिएंसी। विटामिन के इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन जो कि हमारे पास इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर फिर सपोज हम बात करें हमारे पास जो है वो कोएगुलेशन के लिए हीमोस्टेसिस के जितने भी जो चीज़ें हैं उनमें, क्योंकि विटामिन के हमारे पास जो है वो क्या करता है, ये जो है वो हमारे पास मैचुरेशन हम कह सकते हैं फैक्टर 2, 7, 9, 10, और इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन सी और एस, ठीक है। ये आगे पूरा जो है वो इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसमें विटामिन के जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, ठीक है। देन वी हैव आवर हाइपर एक्टिव प्लाज्मिन। हाइपर एक्टिव प्लाज्मिन है, ठीक है। अगर हमारा प्लाज्मिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो प्लाज्मिन एक्टिवेटेड है, हमारी जो क्लोट है, जो स्टेबल क्लोट हमने बनाना है वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्लोट बनने से पहले उसको तोड़ दिया जाएगा, फिब्रिनोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो दिस इज़ हाइपर एक्टिव प्लाज्मिन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो है वो क्लोट बनने से पहले उसको तोड़ दिया जाता है, यानी कि क्लोट को स्टेबल ही नहीं होने दिया जाता, ठीक है। तो अब तक हमारे पास जो है वो दो चीज़ें, दो तरह की डिसऑर्डर्स जो है वो हमने देखी हैं। वी हैव प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्वालिटेटिव थी एंड क्वांटिटेटिव थी। क्वालिटेटिव में बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम था एंड क्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया था। बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम ग्लाइकोप्रोटीन 1b की डेफिशिएंसी है। प्लेटलेट की अडेजन डिफेक्टिव है। क्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन डिफेक्टिव है। क्वांटिटेटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेफिशिएंसी है। प्रोटीन प्लेटलेट्स कम है बॉडी में। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी में नॉर्मल है लेकिन फिर भी जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन। देन वी हैव थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा, ठीक है। एंड देन ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के का जो है वो जिक्र होना है आगे, वो जो है वो हम देखते हैं लाइक टाइम पीरियड्स, ठीक है। एक हमारे पास होता है ब्लीडिंग टाइम, एक हम जो है वो कहते हैं ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है वी हैव जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है। वी हैव प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वी हैव ब्लीडिंग टाइम, देन वी हैव एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और फिर हमारे पास होता है थ्रोम्बिन टाइम, ओके। ब्लीडिंग टाइम हमारे पास होता है जैसे ही इंजरी हुई उसके बाद से लेकर वो टाइम जब तक हमारा ब्लड जो है वो फ्लो होना, यानी कि ब्लीडिंग हमारी रुक गई है, ठीक है। दैट टाइम इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो जो है वो टाइम जब तक हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो, दैट इज़ द ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। अब ये जो ब्लीडिंग टाइम है वो होता है हमारे पास 2 to 7 मिनट्स तक, ठीक है। और जब हमारे पास ब्लीडिंग रुकती कब है, जब हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग, यानी कि सिंपली प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो जाती है, तब हमारे पास क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, ठीक है।
तो वी कैन से कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो हमारे पास प्राइमरी हीमोस्टेसिस को जो वो शो करता है। लाइक अगर फॉर सपोज ये कम या ज़्यादा हुआ तो देयर इज़ डिफेक्ट इन प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो अगर फॉर सपोज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास प्लेटलेट्स डिफेक्टिव हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी जो हीमोस्टेसिस यानी कि प्लेटलेट प्लग है उसके बनने में जो है वो डिफेक्टिव है, वो नहीं बन रहा सही से। फिर वी हैव प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारे पास जो है उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे अलोंग विद कॉमन पाथवे, ठीक है, जो पूरा टाइम लगेगा एक्सट्रिंसिक पाथवे थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट किया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट किया हमारे पास फैक्टर 7 को, फिर 7 ने 10 को एक्टिवेट किया, फिर आगे पूरा जो कॉमन पाथवे चलता है, ठीक है। फैक्टर 10 के एक्टिवेशन के बाद जो है वो क्या होता है, कॉमन पाथवे, ठीक है, बिकॉज इंट्रिंसिक में भी वो चीज़ होती है और एक्सट्रिंसिक में भी वो चीज़ होती है, ठीक है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक प्लस कॉमन पाथवे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। देन हमारे पास है एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमारे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे के साथ साथ हमारे पास जो कॉमन पाथवे है इसको हम मिला के बोलते हैं दैट इज़ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT। देन वी हैव थ्रोम्बिन टाइम। जो थ्रोम्बिन टाइम है वो टाइम जिसमें हमारे पास थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को इनटू फिब्रिन, दैट इज़ थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो टाइमिंग्स है। तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो होती है हमारे पास 2 to 7 मिनट्स, दिस इज़ द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। और जो ब्लीडिंग टाइम है वो किस चीज़ को शो करता है, हमारी प्राइमरी प्लेटलेट प्लग यानी कि जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है उसमें कोई भी डिफेक्ट्स होंगे उनको जो वो शो करता है। फिर हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे और ये हमारे पास होता है 11 to 13 सेकंड्स तक, ये हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। देन वी हैव एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 28 to 35 सेकंड्स हमारे पास जो है वो APTT होता है, 28 to 35 सेकंड्स हमारे पास क्या है, APTT। देन वी हैव आवर थ्रोम्बिन टाइम। जो थ्रोम्बिन टाइम है वो हमारे पास होता है 15 to 20 सेकंड्स, ठीक है। तो 15 to 20 सेकंड्स हमारे पास जो वो किस में लगते हैं, थ्रोम्बिन टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज जब अगर फॉर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि APTT रेज्ड है बट जो PT है एंड BT है लाइक प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम आर नॉर्मल बट APTT रेज्ड है, ठीक है। तो फिर हमारा जो है वो माइंड किसकी तरफ जाना चाहिए कि हमारी जो इंट्रिंसिक पाथवे के जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनमें डिफेक्ट है। फैक्टर 8 हमारे पास जब वो डिफेक्टिव हो सकता है, हमारा फैक्टर 12 डिफेक्टिव हो सकता है, 11 9 ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास डिफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये क्लू देता है कि कौन सा क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्टिव है, ठीक है। फिर अगर फॉर सपोज हो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 7 ऑलवेज फैक्टर 7, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज है तो प्लेटलेट्स में कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को याद रखना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू था। अब हमने जो है वो सारी जो डिजीज़ेज़ हैं उनको लेके चलना है। वी हैव सबसे पहले हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस देखेंगे। प्राइमरी हीमोस्टेसिस की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें देखेंगे। फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस देखेंगे। देन वी हैव हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।